औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज़म या गिल्लड़ या कंठमाला भी जिसको बोलते हैं वो क्या चीज़ है, और इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या यहाँ पे हमारे ये जो गले के अंदर एक तितली नुमा गदूद होता है जिसको हम थायराइड बोलते हैं। थायराइड में अगर थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो इसको हाइपरथायराइडिज़म या हाइपरथायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड के नाम से हम जानते हैं। इसकी अलामत में सबसे पहले तो ये है कि ये जगह जो है वो आपको बड़ी हुई गर्दन चौड़ी सी महसूस होती है, और ये मर्दों में 4 से 5% होता है और औरतों में 10 से 12% तक होता है। असल में ये हमारे पूरी बॉडी को पूरी ज़िंदगी में चाय के 1 चम्मच जितनी जो है ना वो आयोडीन चाहिए होती है। जब वो आयोडीन ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है तो ये हाइपरथायराइडिज़म हो जाता है। हमारी जितनी भी जो ज़मीन है जिसके अंदर हमारी नबातात उगती हैं या वहाँ पे हमारे जानवर पलते हैं, तो उसके अंदर कितनी आयोडीन है इस पर इन्हिसार होता है कि जो जानवर हैं उनके प्रोडक्ट्स में कितनी आयोडीन आ रही है, और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें जो फसलें हैं उनके अंदर कितनी जो है वो आयोडीन आ रही है। और वही आयोडीन जो है वो हमारे लिए बाज़ दफ़ा ज़्यादा मिक़दार में आने की वजह से हाइपरथायराइडिज़म हो जाता है। इसी तरीके से जितनी भी सी फूड है, जो हम नबातात हैं या हमारे वहाँ पे जो हैवानात हैं, जितने भी हमारे सी के अंदर हैं, समुद्र के अंदर हैं, उनमें वो एक रिच आयोडीन होती है। उनके अंदर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है आयोडीन का उनके अंदर। जो लोग उसको मुसलसल ये खाते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, काज़ के बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज़म की अलामात या सिम्टम्स क्या होती हैं उस पे बात करते हैं। तो हाइपरथायराइडिज़म में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हमें गले में एक उभरी हुई जगह नज़र आती है, और ख़ास तौर पर अगर गर्दन को पीछे को किया जाए तो ये जगह जो है वो हमें नज़र आ रही होती है कि ये उभरी हुई है। और इसके अलावा औरतों में ये जगह जो है वो गला वो ज़्यादा चौड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा सांस में एक ख़ास किस्म की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अगर स्टेथोस्कोप के ज़रिए से हम अगर देखते हैं ना उसको, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आरा चल रहा है अंदर, शां शां की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये एक तो अलामत जो है देखने में आती है। दूसरा, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर रहना शुरू हो जाता है। सुबह उठने पर जब आप टेम्परेचर नोट करें तो पहले टेम्परेचर हल्का ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज़ होकर लो टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द रहता है, भूख ख़त्म हो जाती है, और बाज़ दफ़ा भूख बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद जिस्म सूखता चला जाता है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। हाइपरथायराइडिज़म में इतनी ज़्यादा अलामत पैदा होती हैं कि मैं ये समझता हूँ कि हर पेशेंट को जो है ना कुछ उसमें से अलामत ज़रूर डॉक्टर को नज़र आ जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर वो हाइपरथायराइडिज़म के मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट रिकमेंड कर सकता है। जैसे आँखों पर जो है ना वो थकावट के एहसास, जिस्म का थका मांदा रहना और हर वक्त कमज़ोरी महसूस करना, हाथों में कपकपाहट सी महसूस होना, चलते हुए लड़खड़ाना और भूख का ना लगना, या जो पेट का ख़राब रहना, हर वक्त दस्त लगे रहना, ये अलामत जो है वो अक्सर हाइपरथायराइडिज़म में पाई जाती है। हाइपरथायराइडिज़म की काज़ेज़ क्या हो सकती हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाइपरथायराइडिज़म की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जब हम ज़्यादा आयोडीन जो है वो इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको, थायराइड को ज़्यादा जो है ना वर्क करना पड़ता है कि उसको कंज्यूम करने के लिए, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, तो जिसको हम हाइपरथायराइडिज़म के नाम से जानते हैं। अब इसको अगर हम देखा जाए कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये मारूसी भी हो सकता है, ख़ानदानी अगर किसी में ये मर्ज़ आ रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं।
औरतों में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं मर्दों की निस्बत, यानी अगर जेंडर को देखा जाए तो मेल की बजाय फीमेल जो है वो इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से 60 से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान में ये अक्सर हो जाता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अगर दूसरी कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको लाहक है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मसलन आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपको आर्थराइटिस है, या आपको ल्यूपस है, या आपको सोराइसिस है, इस तरह की कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या वाइटिलिगो है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये हो जाए। किसी ऐसी एनवायरनमेंट में अगर आप रह रहे हैं जहाँ मसलन समुद्र के किनारे में हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी सी फूड मिलती हैं खाने के लिए, तो वो भी वहाँ पे भी ये हाइपरथायराइडिज्म का आर्ज़ा हो सकता है। इसी तरह से कोई ऐसी जो ज़मीन का कोई ऐसा खित्ता है, हिस्सा है, जिसकी ज़मीन के अंदर ज़्यादा आयोडीन पाई जाती है और ज़्यादा आप इनटेक कर लेते हैं किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जो है वो बिनाइन ट्यूमर्स जैसे जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, उनकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म का आर्ज़ा हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे बीमारियां जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही हों, उनकी वजह से भी ये हाइपरथायराइडिज्म का आर्ज़ा हो जाता है। बात असल में यह है कि जब भी आपके जो थायरॉक्सिन को पैदा करने वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं, उनको ज़्यादा थायरॉक्सिन पैदा करनी पड़ती है आयोडीन को कंज्यूम करने के लिए, तो वो स्वेल हो जाते हैं। ये सिंपल सी एक कॉज है, जिसकी बहुत सारी पीछे कॉजेज़ हैं, जिनकी बुनियाद पर ये एक कॉज जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब ये कॉज प्रोड्यूस हो तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। हाइपरथायराइडिज्म की डायग्नोसिस या तशखीस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो आप ख़ुद उसको देख सकते हैं। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप ऐसे अपनी गर्दन को ऊपर को करें। अब जब आपने गर्दन को ऊपर को किया है तो ये जगह जो है, अगर इसके अंदर आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो अगर गर्दन आपको अपनी निस्बत से चौड़ी नज़र आ रही है जो आम नॉर्मल हालत से, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको हाइपरथायराइडिज्म है। डॉक्टर भी आमतौर पर आपको सबसे पहले इब्तदाई मुआयने के तौर पर यही करता है कि आपसे कहता है कि आप अपनी ज़रा गर्दन को ऊपर को उठाएं। वो गर्दन को ऊपर उठाने के बाद ज़रा चेक करता है। बाज़ दफ़ा हाथ से देखने के बाद भी उसको महसूस हो जाता है कि वहाँ एक गिल्टी सी महसूस होती है। याद रखें कि अगर कोई बड़ी गिल्टी है तो वो आम तौर पर नॉन कैंसरस होती है, उसमें कैंसर मौजूद नहीं होता है। लेकिन अगर छोटी गिल्टी हो तो वो कैंसर भी हो सकता है थायराइड का। अगर खुदा न खास्ता थायराइड का कैंसर है तो उसके लिए तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैन हैं जो करवाए जा सकते हैं टेस्ट के लिए। और फिर ये है कि इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डाई जो है वो अंदर डाल के वो सारा हार्मोन्स को चेक किया जाता है। एक ख़ास किस्म की आयोडीन जो ख़ुद तैयार की जाती है वो पेशेंट को पिलाकर, और उसके बाद जो है वो उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे स्कैन किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की आयोडीन की मकदार है वो कितनी है, और आपके थायराइड जो है वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना वो काम नहीं कर रहे हैं, या कितना काम करना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये स्वेल हो गए हैं और हाइपरथायराइडिज्म का आर्ज़ा हो गया। इसके अलावा 2-3 टेस्ट हैं जो ब्लड के अंदर से हो जाते हैं, जिसको हम T3, T4 और TSH के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट भी लेबॉरेटरी में करवाने से ये पता चल जाता है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। और इसके साथ साथ ये है कि ऐसे टेस्ट भी हैं जो आपके बाकी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ जो बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं उनके लिए करवाए जाते हैं, ताकि उनकी वजह से कहीं ये हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो इसमें होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इस मर्ज़ को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती हैं, और इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल भी जो है फिनिश हो सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन नहीं देंगे उस वक़्त तक ये चीज़ मुमकिन नहीं। आम तौर पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ़ हम आयोडियम या जोडम के नाम से जो मेडिसिन है वो दे दें तो इसका मतलब यह है कि ये हाइपरथायराइडिज्म जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये मेडिसिन हाइपरथायराइडिज्म की टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो ये रेमेडी है। लेकिन
ये बिल्कुल हरफ आखिर नहीं है कि जो पेशेंट आया आपने उठाकर आयोडीन दे दी और आप वो ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है वो काम करती हैं। मसलन लेक्सस है, लेक्सस बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रोम्योर है, नेट्रोम्योर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पर जो पेशेंट सूखा हुआ है, जिसके होंठ खुश्क हैं और उसका ब्लड प्रेशर कभी शूट कर जाता है, कभी लो हो जाता है। उसमें लाइकोपोडियम है, जब लोअर एब्डामन में पेन भी रहता है और जो है ना वो उसको मैदे की शिकायत भी होती हैं, और साथ यह है कि दाएं जानब में जो है वो इसका जो ज़्यादा हमला है। इसी तरीके से स्पोंजिया है, जब सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सांस रोक कर आ रहा है, तो उस वक्त ये बड़ा अच्छा काम करती है। फाइटोलेका है, जब ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाए तो उस वक्त ये दी जाए हाइपरथायराइडिज्म के लिए, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से कोनियम है, कोनियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जो लोग बड़ी देर तक जो है वो कुंवारे रहते हैं, शादी नहीं करवाते हैं और उनकी वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और उनको ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये मेडिसिन भी दी जा सकती है। और भी इसके हर मेडिसिन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उनको पूरे सिम्टम्स को आप लेकर पेशेंट के उनको आप अपनी मेडिसिन के साथ अगर मैच करते हैं, तो अगर दोनों चीज़ें आपस में मैच हो जाती हैं तो फिर वो जो मेडिसिन बनती है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे तो हम बहुत सारी मेडिसिन है, जिसकी सैकड़ों मेडिसिन है, बीसियों भी नहीं बल्कि सैकड़ों, जो हाइपरथायराइडिज्म पे काम करती हैं। लेकिन कौन सी मेडिसिन आपके हाइपरथायराइडिज्म के लिए बेहतर है या आपके हाइपरथायराइडिज्म को ठीक कर सकती है, वो फैसला जो है वो एक अच्छा होम्योपैथ मुआलिज ही कर सकता है। हाइपरथायराइडिज्म की होम रेमडीज या घरेलू टोटकों के हवाले से बात करें तो इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसको हम कचनार कहते हैं। कचनार की आप छाल हो, कचनार के पत्ते हों, कचनार के फूल हों, ये सब के सब हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप कचनार को किसी भी तरीके से यूज़ कर लें, पकाकर उसका सालन बनाकर यूज़ कर लें, पत्तों का बेशक मदर टेंचर जो है वो बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका जूस निकाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, पत्तों का सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, छाल का सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। कचनार इसके लिए बेहतरीन है। इसी तरीके से अलसी के बीज, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो वो इसके लिए, जो हाइपरथायराइडिज्म के लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। तो बहरहाल ये तो घरेलू टोटके हैं, असल इलाज तो यही है कि आप बाकायदा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथिक का इलाज करवाएं ताकि ये मर्ज जड़ से ही ख़त्म हो सके। हाइपरथायराइडिज्म की प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं या फासी तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए हमें, वो ये है कि अगर आपको डॉक्टर जो है वो आपके टेस्ट को, रिपोर्ट्स को देखकर या आपके सिम्टम्स को देखकर ये डायग्नोज कर लेता है कि आप हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, तो यकीनी तौर पर वो आपको इन चीज़ों से मना करेगा कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी हैं जिनके अंदर आयोडीन की मकदार ज़्यादा है। मसलन अंडे की जर्दी जो है इसके अंदर ज़्यादा होती है जो आयोडीन है, तो इससे वो कहेगा कि अवॉइड करें। सी फूड जितनी भी हैं उनसे अवॉइड करें। इसी तरीके से जो भी जो कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे ये हमारे एनिमल के बेस प्रोडक्ट्स हैं, घी है, दूध है, मक्खन है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, ये सारी की सारी जो है ये आयोडीन से रिच होती हैं। इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए और अपने डॉक्टर के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक वो मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आप की आयोडीन की मकदार जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा ना हो बल्कि नॉर्मल रहे। और अगर आपको डॉक्टर ये कहता है कि जी आपने जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है कि ये मेडिसिन यूज़ करनी है, तो आप रेगुलर बेस पर उस मेडिसिन को यूज़ करते रहें। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना इसलिए इस मर्ज़ में ज़रूरी है कि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाती है, और जब ये दूसरी सिंड्रोम की सूरत इख्तियार कर जाती है और दूसरी बहुत सारी जो है बीमारियां जो है वो इसकी वजह से आपको घेर लेती हैं, तो फिर उसके बाद मुश्किल होता है कि आपकी एहतियातें भी किसी काम आ सकें। इसलिए वक्त पर की गई एहतियात जो होती है वो बाज़ दफ़ा आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।